काबुल पर तालिबान का कब्जा। अब अफगानिस्तान में होगा शरिया कानून। अफगानिस्तान में तालिबान बनाएगा अब नई सरकार। तो ऐसी न्यूज़ आप सभी लोगों ने अब तक ज़रूर सुनी होगी। आखिर में कौन है ये तालिबान, कहाँ से उभर कर आए हैं ये लोग, ओसामा बिन लादेन का इनके साथ क्या कनेक्शन है और आखिर क्यों यूएसए ने अपनी आर्मी को 2001 से अफगानिस्तान में भेजा हुआ था। तो नमस्कार दोस्तों, मैं गर्वित सक्सेना आप सभी का स्वागत करता हूं अनअकैडमी के YouTube चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इतिहास के इस काले हिस्से पर। कहानी को पूरा समझने के लिए हम चलते हैं 1979 में। 1979 में अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट और कम्युनिस्ट लीडर नूर मोहम्मद तारकी को मार दिया जाता है। हालांकि ये खुद भी कम्युनिस्ट लीडर थे, पर इनकी हत्या भी एक दूसरे कम्युनिस्ट लीडर हाफिज उल्लाह आमिन ने की थी। तारकी भी कोई दूध के धुले हुए नहीं थे। तारकी ने भी पहले हाफिज उल्लाह को मारने की कोशिश की थी। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट पार्टी दो हिस्सों में टूट चुकी थी। वहाँ दूसरी तरफ कम्युनिज्म वर्सेस इस्लाम की लड़ाई भी चालू हो चुकी थी। इसी ही समय पर अफगानिस्तान के पड़ोसी देश में भी सेम सिचुएशन थी। वहाँ पर भी कम्युनिज्म और इस्लाम के बीच की एक लड़ाई छिड़ चुकी थी, जिसकी वजह से वहाँ पर एक रिवॉल्यूशन होता है। इस रिवॉल्यूशन में इस्लामिक लोगों ने वहाँ के कम्युनिस्ट राजा मोहम्मद रेज़ा पहलवी को मार दिया था और अल्टीमेटली ईरान के अंदर वहाँ पर इस्लामिक लोगों ने टेक ओवर कर लिया। यही देख अफगानिस्तान में बैठे हाफिज उल्लाह, जो कि एक कम्युनिस्ट विचारधारा के थे, इनको लगा कि कहीं इस्लामिक लोग अफगानिस्तान में भी टेक ओवर ना कर लें। इसके लिए इन्होंने सोचा कि इस्लामिक लोगों को भी अपनी साइड कर लिया जाए, जिसकी वजह से इन्होंने अफगानिस्तान के अंदर मस्जिदों का निर्माण करवाना चालू कर दिया। अपनी स्पीचेस में अल्लाह का नाम लेने की भी शुरुआत कर दी और कुरान की कई कॉपीज़ बंटवाना चालू कर दी। एक्चुअल में ये सब सिर्फ इसलिए कर रहे थे कि इस्लामिक लोग इनकी साइड आ जाए, पर अफगानिस्तान की जनता को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। दिसंबर 1979, इससे पहले इस्लामिक लोग अफगानिस्तान में टेक ओवर करते, सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में उससे पहले अपनी आर्मी भेजकर वहाँ पर इंटरवीन कर दिया और अल्टीमेटली वहाँ पर जाकर सोवियत यूनियन ने वहाँ पर हाफिज उल्लाह आमिन को मरवा दिया। सोवियत यूनियन के इंटरवीन करने के पीछे दो रीज़न थे। पहला रीज़न, हाफिज उल्लाह आमिन की वजह से अफगानिस्तान में कम्युनिज्म आइडियोलॉजी काफ़ी ज़्यादा बदनाम हो रही थी और काफ़ी ज़्यादा वीक पड़ रही थी। सोवियत यूनियन में जो यहाँ पर इंटरवीन किया था, इसका दूसरा रीज़न दिया जाता है कि सोवियत यूनियन चाहता था कि अफगानिस्तान को भी वो अपने साथ ऐड कर लेंगे, जो यूएसए के खिलाफ एक अच्छा पॉइंट रहेगा। हाफिज उल्लाह को मरवाने के बाद बबराक करमाल को अफगान की गद्दी पर बिठाया गया। पावर में आने के बाद इन्होंने 2700 से भी ज़्यादा पॉलिटिकल प्रिजनर्स को अफगानिस्तान की जेल से रिलीज़ करवाया। यहाँ का रेड कम्युनिस्ट फ्लैग भी एक नए झंडे के साथ रिप्लेस करवाया गया और प्रॉमिस किया गया कि अफगानिस्तान को एक संविधान दिया जाएगा। इसके अलावा अफगानिस्तान में फ्री इलेक्शन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू प्रोटेस्ट जैसी चीज़ों की प्रॉमिसेस भी की गई। अल्टीमेटली ऐसा लग रहा था कि अफगानिस्तान अब फाइनली पीस की तरफ बढ़ेगा और फाइनली अफगानिस्तान में भी एक अच्छा माहौल डेवलप होगा। पर ये सब देख यूएस कहाँ शांत रहने वाला था। यूएस को साफ दिख रहा था कि यूएसएसआर ने अफगानिस्तान पर अपना पूरा इन्फ्लुएंस जमा लिया है और इसके साथ साथ वियतनाम और एथियोपिया जैसे देशों में भी यूएस को यूएसएसआर ने काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलेट किया था। कोल्ड वॉर में यूएस एक स्टेप पीछे जाने लगा था, तो यूएस ने सोचा कि अफगानिस्तान को वो लोग एज एन अपॉर्चुनिटी यूज़ करेंगे यूएसएसआर के खिलाफ बदला लेने के लिए। ये बदला अमेरिका ने लिया अफगानिस्तान में अपोजिट विचारधारा के संगठन मुजाहिदीन को सपोर्ट कर। पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया जैसे देश ऑलरेडी मुजाहिदीन को सपोर्ट कर रहे थे और फिर यूएस ने भी इसे ज्वाइन कर लिया। अल्टीमेटली यहाँ पर यूएस की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि CIA ने अपना सबसे बड़ा ऑपरेशन साइक्लोन स्टार्ट किया। CIA के डायरेक्टर रॉबर्ट गेट्स ने
बाद में ये कन्फेशन भी किया कि कैसे उस टाइम के अमेरिका के प्रेसिडेंट जिमी कार्टर ने मुजाहिदीन को $5 लाख की एक सीक्रेट एड प्रोवाइड की थी। यूएस में सत्ता बदलने पर भी वहां पर लगातार मुजाहिदीन को मिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग पहुंचती रही। यूएस की CIA के साथ साथ पाकिस्तान की ISI, ब्रिटिश की MI6 और सऊदी अरेबिया ने भी मुजाहिदीन को पूरा सपोर्ट दिया। अब ये मुजाहिदीन कौन है? स्टार्टिंग में मुजाहिदीन बस गोरिल्ला फाइटर थे जो पहाड़ियों में छुपकर लड़ाई किया करते थे, लेकिन इतने सारा सपोर्ट मिलने के वजह से इनके पास अब काफ़ी ज़्यादा एडवांस हथियार, अच्छी आर्टिलरी और यहाँ तक कि आप ये समझिए कि एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल तक इनके पास आ गई थी। इसलिए इस लड़ाई में सोवियत यूनियन को झटका लगने लगा। 1988 में अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद नजीबुल्लाह। ये एक जेनेवा एकॉर्ड साइन करते हैं जो पाकिस्तान के साथ एक पीस अग्रीमेंट है। एक्चुअल में इन देशों में यहाँ पर इस अग्रीमेंट के अंदर ये था कि ये दोनों देश यानी कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। इस पैक्ट के गारंटर होते हैं USA और USSR। USA भी प्रॉमिस करता है कि अगर सोवियत यूनियन अपनी आर्मी अफगानिस्तान से हटा लेगा तो USA भी मुजाहिदीन को हथियार सप्लाई करना बंद कर देगा। फाइनली करीब 9 साल के बाद फरवरी 1989 को सोवियत यूनियन ने अपनी आर्मी को अफगानिस्तान से हटा लिया। हालांकि इसके पीछे भी और कई रीजंस हैं, जैसे कि उस समय तक सोवियत यूनियन काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका था। वो इस तरीके से चीज़ों को मैनेज अलग अलग कंट्रीज़ में जाकर नहीं कर सकते थे। नजीबुल्लाह पूरी कोशिश कर रहे थे कि इस कॉन्फ्लिक्ट को अफगानिस्तान में ख़त्म किया जाए और फाइनली वे अपनी पावर्स को कम कर देते हैं और 1987 में अफगानिस्तान को एक नया कॉन्स्टिट्यूशन दिया जाता है। अब अफगानिस्तान उस समय के बाकी देशों की तरह वन पार्टी कंट्री नहीं रहेगा। यहाँ बाकी पार्टियाँ भी इलेक्शन लड़ सकेंगी। 1988 में पार्लियामेंट्री इलेक्शंस बुलवाए जाते हैं और नजीबुल्लाह की पार्टी PDPA ये इलेक्शन जीत जाती है, यानी कि नजीबुल्लाह वापस से अफगानिस्तान में अपनी पावर को रिटेन कर लेते हैं। 1990 में अफगानिस्तान को इस्लामिक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया जाता है और कम्युनिज्म को पूरी तरह अफगानिस्तान से ख़त्म कर दिया जाता है। ऐसा लग रहा था कि अफगानिस्तान एक बार फिर से शांति की तरफ आगे बढ़ रहा है और एक अच्छे डेवलप्ड कंट्री की तरह वहाँ पर भी एक डेवलपिंग नेशन वो बन पाएगा। लेकिन नजीबुल्लाह देश में शांति लाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं और यहाँ पर इन्होंने कई सारी फॉरेन एड लाने की भी कोशिश की। यहाँ पर इन्होंने कई सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी किए, जिसके चलते अफगानिस्तान में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट भी होती है। पर अमेरिका पीछे से मुजाहिदीन को हथियार सप्लाई करवाना बंद नहीं करता है और मुजाहिदीन अभी भी 1 इंच भी पीछे नहीं हटते हैं और ये धीरे धीरे वहाँ पर आगे बढ़ते रहते हैं। इतना सब होने के बाद भी, कम्युनिज्म को बिल्कुल ख़त्म करने के बाद भी मुजाहिदीन के लोगों को ये लगता है कि वहाँ पर अफ़गानिस्तान में इस्लाम खतरे में है। इधर दूसरी तरफ हल्के हल्के अफ़गानिस्तान में एक और दुश्मन जन्म ले रहा था जिसका नाम था तालिबान। आखिर में अब ये तालिबान कौन है और ये पिक्चर में कैसे आता है, ठीक है, किस तरीके से यहाँ पर अफ़गानिस्तान में ये अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाते हैं और इनकी वजह से कैसे कैसे अफ़गानिस्तान में प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। तो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए आप सारे दोस्त जुड़े रहिए। मैं अगले वीडियो में यानी कि इसका पार्ट नंबर 2 जल्दी आपके साथ लेकर पूरे तालिबान को वहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 में।